नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य में लगातार मिलते शराब के बड़ी खेप की। जी हां, बिहार में शराबबंदी के बावजूद धड़ल्ले से माफिया शराब की तस्करी में लगे हुए हैं और करोड़ों में काली कमाई की जा रही है। मुजफ्फरपुर में लग्जरी गाड़ी से शराब तस्करी के एक बड़े धंधे का खुलासा उस वक्त हुआ जब विदेशी शराब की बड़ी खेप लेकर जा रही है स्कॉर्पियो गाड़ी, जो आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी, दुर्घटना का शिकार हो जाती है। घटना पक्की सराय के पास की है, जहां पुलिस के हाथ देने पर गाड़ी को भगाने के दौरान ड्राइवर संतुलन खो बैठता है और स्कॉर्पियो टावर से जाकर टकरा गई, जिसमें ड्राइवर शराब की कार्टन से दब गया। हादसे के बाद मौके पर जुटे लोगों ने जख्मी ड्राइवर को निकाला और पुलिस की मदद से इसे अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। जब आते हैं यहाँ पे देखने के लिए तो ड्राइवर काफी इसमें फंसा हुआ था। जब देखा तो पूरी भारी मात्रा में शराब पूरी लदी हुई है, कम से कम 30 से 40 कार्टून पूरी तौर से है। देखा है ड्राइवर को हम लोगों ने कैसे कैसे करके, जब उसका सांस चल रहा था तो हम लोगों ने दरवाजा तोड़ के ड्राइवर को निकाला है। उसको पुलिस प्रशासन के सहयोग से हम लोगों ने सदर हॉस्पिटल में भेजा है। 2 गाड़ी थी, एक गाड़ी तो भाग गया, दूसरे गाड़ी आकर के गोलंबर में धक्का मार दिया। धक्का मारा, इसके बाद हम आगे बढ़े थे, देखते हैं कि ड्राइवर एकदम बेहोश पड़ा हुआ है। इसमें दारू पूरा लोड हुआ है, जो अभी भी दे सकते हैं, सब आया हुआ है। तो इसके बाद हम लोग पीआर को फोन किए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बिहार में बाढ़ के हालात पर समीक्षा बैठक करने वाले हैं, जिसके जरिए वे अधिकारियों को जरूरी तमाम दिशा निर्देश देंगे। हालांकि पहले ये बैठक सुबह 11 बजे निर्धारित की गई थी, लेकिन फिलहाल इसके समय को आगे के लिए बढ़ा दिया गया है। दरअसल मानसून की दस्तक के साथ ही प्रदेश के कई जिलों में नदियों का जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है, नदियां उफान पर हैं। गंगा नदी से होने वाले कटाव को लेकर भी तटीय इलाकों में दहशत है। राजधानी से सटे दानापुर के दियारा इलाके में हालात बिगड़ते अब नजर आ रहे हैं, तो वहीं नेपाल से सटे सीमाई जिलों में भी बाढ़ को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई है। दरअसल हाल के दिनों में सीमा पर तनाव की स्थिति के बीच पूर्वी चंपारण में नेपाल से आने वाली ललबकेया नदी पर बनाए जा रहे बांध के पुनर्निर्माण के कार्य के रुकने से आने वाले दिनों में इस इलाके में बाढ़ की समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि नेपाल बांध के निर्माण स्थल को अब अपनी जमीन बताकर जबरन विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहा है। पिछले साल का वाकया भी सबके जहन में अभी तक बरकरार है। पटना में भारी बारिश और जल जमाव की वजह से किस तरीके से नारकीय स्थिति बन गई थी। सरकार की इसको लेकर खूब किरकिरी हो चुकी है और इसलिए इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले पर बेहद संजीदा और गंभीर नजर आ रहे हैं। गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने के साथ ही टाल और दियारा के जो इलाके हैं उस पर विशेष तौर पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि गंभीरता जब वक्त पास आता है तब क्यों दिखाई जाती है? क्या ये अब बचे हुए वक्त में सब कुछ खामियां दूर कर ली जाएंगी? क्या वो नारकीय स्थिति जो पिछले साल हुई थी वो इस बार नहीं होगी? और जलस्तर की जहां तक बात है, उस पास रहने वाले लोगों की मुश्किलें क्या इतने कम वक्त में दूर कर ली जाएंगी? इस सवाल का जवाब अभी मिलना बाकी है। वहीं दानापुर के दियारा इलाके के बाशिंदे एक बार फिर से गंगा के कटाव से डरे और सहमे हुए हैं। हालत इतनी बुरी है कि पुरानी दानापुर का अस्तित्व मिटने के कगार पर है। जो पानी का दबाव है, आप ये जो गंगा नदी है उसका दबाव इस तरफ आ गया है और ये कटाव जब पानी बढ़ेगा तो कटाव इस ओर होगा और ये जब कटाव होगा तो उसके बाद पुरानी पानापुर के लोगों का जो घर है वो उजड़ने का जो है डर है। दलीप चक और बिंदेटोली समेत 8 गांवों का नामो निशान मिटाने के बाद गंगा की विकराल धारा पुरानी पानापुर का अस्तित्व मिटाने को बेकरार नजर आ रही है। यहाँ के बाशिंदे हर दिन तट पर आते हैं, गंगा मैया से शांत होने की विनती करते हैं, लेकिन गंगा में उफान घटने का नाम नहीं ले रहा। फोर्स के तब हम लोग छोड़े उनका, अब वही हाल अभी भी हो रहा है। देखिए सब नकली बोरा है, जितना जो बेड बार में उसमें लगा है सब नकली हुए बोरा है।
हालांकि गंगा के तट पर बसे गांवों को बचाने के लिए रेत के बोरे जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इतने घटिया किस्म के कि वो शायद ही गंगा का उफान झेल पाए। समस्या है कि बनाई से कोई फायदा नहीं है। गांव के लोग के तो डर है कि 84 जैसा फंसेगा। बहरहाल एक तरफ गंगा में उफान तेज होता जा रहा है तो दूसरी ओर बचाव कार्य में लूट खसोट मची है। ऐसे में इस लापरवाही का खामियाजा कहीं पुरानी पानापुर के बाशिंदों को ना भुगतना पड़ जाए। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18 दानापुर। देखिए, टाल और दियारा के आसपास रहने वाले लोगों की परेशानी जस की तस है और इसीलिए वो डरे सहमे हुए हैं कि क्या उनको देखने और उन्हें उनकी समस्या को दूर करने वाला कोई है या इसे दुरुस्त करने वाला कोई है, क्योंकि एक बार फिर से वही समस्या उनके सामने आकर खड़ी हो गई है। और दुखद ये कि इसे लेकर लूट खसोट की तस्वीर कभी बदलती नहीं है। तकरीबन 4 महीने बाद बिहार में चुनाव होने हैं और तमाम पार्टियां चुनावी मोड में अब आ चुकी हैं, लेकिन बीजेपी रणनीतियों के साथ साथ जनता के बीच भी अपनी मौजूदगी को दर्ज करा रही है। कोरोना संकट के बीच बीजेपी वर्चुअल रैली के जरिए जनता से सीधा संवाद स्थापित कर रही है। आज बीजेपी नेता बिहार के अलग अलग हिस्सों में 5 जगहों पर वर्चुअल रैली करने वाले हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय पश्चिम चंपारण के चनपटिया में रैली करते नजर आएंगे, जबकि डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी औरंगाबाद में हुंकार भरेंगे। अररिया के चिरैया में नंदकिशोर यादव, सहरसा के चैनपुर में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और जमुई में शहनवाज हुसैन वर्चुअल रैली के जरिए जनता से जुड़ेंगे। तो बीजेपी की वर्चुअल रैली का सिलसिला लगातार चलता हुआ जनता तक अपने संपर्क और पहुंचने की और सरकार के कार्यों की, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, बताने की कोशिश लगातार जारी। पश्चिम चंपारण के चनपटिया में आज नित्यानंद राय वर्चुअल रैली करते नजर आएंगे, वहीं औरंगाबाद में भी वर्चुअल रैली की तस्वीर सामने आएगी। 5 विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल रैली और कल भी 6 विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल रैली की गई थी। बीजेपी की वर्चुअल रैली की 2 तस्वीरें आपके सामने, यानी कि लगातार जनता से संपर्क साधने में बीजेपी जुटी हुई, क्योंकि 4 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है। पहली तस्वीर कल की, जब 6 विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल रैली की गई और लोगों से, कार्यकर्ताओं से जुड़कर जानकारियां उन तक पहुंचाई गई। वही आज 5 विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल रैली की जाएगी। और ऐसे में इस खबर को समझना जरूरी है कि आखिर ये वर्चुअल रैली लगातार बीजेपी की तरफ से क्यों की जा रही है। तो चलिए आपको बताते चलें कि बीजेपी की इस वर्चुअल रैली के मायने क्या हैं, क्योंकि 4 महीने के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में मेरा बूथ सबसे मजबूत पर बीजेपी अपना पूरा फोकस कर रही है। कोरोना की वजह से प्रचार धुआंधार नहीं किया जा सकता है, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना है। वर्चुअल रैली से हर बूथ को मजबूत करने की रणनीति में इस वक्त बीजेपी लगी हुई है और यही वजह है कि इन तमाम कवायदों के साथ बीजेपी ये बताने की और सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि उसकी स्थिति सबसे ज्यादा बेहतर और मजबूत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इंटरनेट की स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर सेंसरशिप लगाने की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में नीतीश कुमार ने कहा कि इस मामले पर तत्काल विचार करते हुए इन स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर अश्लील और हिंसक कार्यक्रमों के निर्माण और प्रसारण पर अपराध की कैटेगरी में इसे लाया जाए और इस तरह के प्रसारण से बच्चों के दिमाग में बुरा और खराब असर पड़ता है, उनके तथा महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। चिट्ठी में नीतीश कुमार ने लिखा है कि स्ट्रीमिंग सेवाओं में ऐसी सामग्री होती है जो सेंसर नहीं होती, इनके कंटेंट महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की भूमिका निभाते हैं। स्ट्रीमिंग सेवाएं डीटीएच और केबल सेवाओं की तुलना में सस्ती है और यही वजह है कि ये उपभोक्ताओं के बीच अधिक लोकप्रिय है और सुलभ है। चूंकि स्ट्रीमिंग सेवाओं के जरिए टेलीकास्ट होने वाले कंटेंट पर कानून की स्पष्टता कम है और इसीलिए ऐसे कार्यक्रमों में विज्ञापनों के बिना सेंसर किए गए कंटेंट को प्रसारित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से अनुरोध किया कि इस तरह के कार्यक्रमों के खिलाफ समुचित कार्रवाई की जाए। अश्लील और हिंसक कार्यक्रमों के प्रोडक्शन और प्रसारण को अपराध की श्रेणी में लाया जाए ताकि कानूनी विकल्प मजबूत हो सके। नीतीश कुमार इसी तरह का एक पत्र
पिछले साल दिसंबर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिख चुके हैं। युवा पीढ़ी को जिस तरह से स्ट्रीमिंग के जरिए कई वेब सीरीज में जो चीज़ें परोसी जा रही हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जो मानदंड है, जो हमारी परंपराएं हैं, उसके अनुरूप नहीं है। और एक विकृत मानसिकता को लेकर के भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और इसीलिए पहले भी उन्होंने पोर्न और अन्य इस तरह के अश्लील सामग्रियों को लेकर इंटरनेट पर इस तरह के साइट्स पर प्रतिबंध की बात की थी। लेकिन स्ट्रीमिंग एक जरिया है जो सेंसरशिप की परिधि के बाहर है और इसीलिए अगर स्ट्रीमिंग को सेंसरशिप के दायरे में लाया जाए तो निश्चित तौर पर ऐसे कंटेंट्स पर रोक लगाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसलिए इस दृष्टि से नीतीश कुमार जी ने जो कुछ कहा है वो बेहद अहम है। तो ये पहला मौका नहीं है। स्ट्रीमिंग कंटेंट को लेकर के नीतीश कुमार अपनी नाराजगी जो है वो कई बार जाहिर कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि अपराध की बढ़ती घटनाओं के पीछे एक ये मजबूत वजह है जिस पर नजर होनी चाहिए, कानूनी प्रतिबंध इस पर होने चाहिए। और ऐसे में इस खबर को समझ लेते हैं। देखिए, नीतीश कुमार की नाराजगी या फिर इस पर जो सवाल खड़े करने की वजह है, नीतीश कुमार हमेशा से सामाजिक मुद्दों पर संजीदा रहे हैं। शराबबंदी जैसा फैसला नीतीश कुमार का एक बड़ा फैसला रहा है जिसे दूसरे राज्य भी अब फॉलो कर रहे हैं। स्ट्रीमिंग सर्विसेज के पीछे अपराध का उन्होंने हवाला दिया है कि इससे आपराधिक घटनाएं बढ़ती हैं। अश्लील साइट्स को लेकर भी पीएम को उन्होंने इससे पहले दिसंबर के महीने में 2019 में पत्र लिखा था। नीतीश हमेशा से इस तरह के मुद्दों को लेकर बेहद मुखर रहे हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी और आपत्ति हर वक्त जाहिर की है। आरजेडी के भूरा बाल साफ करो के दाग को तेजस्वी यादव अब धोने में जुट गए हैं। जी हां, इसी के तहत अब अगड़ों को पार्टी से जोड़ने का काम तेज कर दिया गया है। खबर है कि जल्द रघुवंश प्रसाद सिंह और लालू प्रसाद यादव के कट्टर विरोधी रहे एलजेपी के पूर्व सांसद रामा सिंह आरजेडी का दामन थामेंगे। रामा सिंह के अलावा और भी कई भूमिहार नेता जो हैं वो आरजेडी में शामिल होने वाले हैं। आपको ये बता दें कि रामा सिंह ने 2014 में वैशाली लोकसभा सीट पर रघुवंश प्रसाद सिंह के खिलाफ ही चुनाव लड़ा था और जीत भी दर्ज की थी। तो अब आरजेडी की छवि को सुधारने की कोशिश में इस वक्त इन लोगों ने दुष्प्रचार करके दाग देने का कोशिश किया था, उसी पर तो उन्होंने 15 वर्षों का सत्ता का मलाई खा लिया। अब बिहार की जनता, ये जो पब्लिक है, ये सब जानती है। तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हमारी पार्टी आरजेडी A to Z की पार्टी है। यहाँ भूरा बाल भी है, हरा बाल भी है, लाल बाल भी है, पीला बाल भी है। उन्हीं के प्रतिद्वंदी को जिस तरीके से तेजस्वी वेलकम कर रहे हैं, ये तो बड़ा ही रघुवंश बाबू जैसे पुराने लोगों के लिए, वरिष्ठ और सम्मानित लोगों के लिए बड़े ही अफसोस की बात है, दुख की बात है। और आरजेडी अपनी राजनीति में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कोई नया फर्क नहीं पैदा कर पा रही है। युवा होने के बावजूद भी उसी आरजेडी की पुरानी विरासत को, भ्रष्ट और आपराधिक छवि की विरासत को तेजस्वी लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हर वक्त चुनाव के समय में इस बदलते हुए दौर को आपने देखा होगा और वही एक बार फिर से आपको बिहार के इस चुनाव से पहले की तस्वीर दिख रही है, जहां पर तेजस्वी यादव युवा नेता हैं और आरजेडी के एक बंधे हुए और सीमित दायरे से उसकी छवि को बाहर निकालना चाहते हैं और यही वजह है कि वो सभी के प्रतिनिधित्व का बात कर रहे हैं। चुनावी साल में बिहार की सियासत की पटकथा बयानों के जरिए तय किए जा रहे हैं। मांझी अल्टीमेटम दे रहे हैं तो सहयोगी उसे खारिज कर रहे हैं। देखिए 24 घंटे के अंदर कैसे मांझी अपने ही बयानों से मझधार में फंस चुके हैं। मांझी की सियासी नैया मझधार में फंस गई है। शनिवार को जिन राजनीतिक दलों के भरोसे महागठबंधन में एक नया गठबंधन बनाने का दावा कर रहे थे, वो रविवार आते आते हवा हो गई और मांझी का प्लान भी 24 घंटे के अंदर ही धराशायी हो गया। सबसे पहले मांझी का 20 जून का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो नया गठबंधन बनाने की बात कह रहे थे। हमारे सभी लोग एक साथ होकर के बात सोचेंगे तो दूसरा महागठबंधन भी बन सकता है। 4 एक साथ है तो 4 का गठबंधन तो है ही है। उसमें हम एडिशनली कर रहे हैं कि सीपीआई भी साथ हैं, तो गठबंधन ऑलरेडी है ही है। अब इस बयान पर सहयोगियों ने मांझी को किस तरह जवाब दिया है वो भी देख लीजिए। तीसरा मोर्चा बनाना या
आरजेडी को छोड़कर विकल्प बनाना ये हम लोग उचित नहीं समझते हैं। इससे तो फिर सीधा एनडीए को फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कोई हम लोग रणनीति नहीं बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी आज भी चाहेगी कि पुराने महागठबंधन के मजबूती के लिए और जितने साथी आते हैं उन सबका स्वागत है, लेकिन महागठबंधन जो 2014 में बना था वो आज बरकरार है और उसको और व्यापक आगे विधानसभा में किया जाएगा, लेकिन उसको तोड़ा नहीं जा सकता। महागठबंधन से अलग मांझी ने एक और दल पर भी भरोसा किया। उन्होंने भी कह दिया बिना आरजेडी महागठबंधन कैसा। मतलब साफ है कि आरजेडी महागठबंधन में है, तभी सीपीआई भी साथ है। आज की राजनीति में थर्ड फ्रंट का कोई इस तरह का महत्व दिखाई नहीं पड़ता है। सीधा टकराव होगा भारतीय जनता पार्टी और जदयू और फिर जो गठबंधन होगा। मांझी को सहयोगियों के इनकार के बाद आरजेडी ने एक बार फिर दम भरा। आरजेडी का साफ कहना है कि हम हैं तो सब कुछ है, वरना जीत की बात करना बेमानी होगी। अब जब ये तेजस्वी एक्सप्रेस खुल गया है, अब जो चढ़ेंगे उनका बेड़ा पार होगा, जो छूटेंगे वो पछताएंगे। ये सच है कि महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और चुनाव में आरजेडी के रुख पर ही महागठबंधन की किस्मत तय होगी। ऐसे में इंतजार 26 जून का ही सबको है, जब मांझी अपनी सियासी नाव का रुख तय करेंगे। पटना से संवाददाता अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए, जिस थर्ड फ्रंट को लेकर मांझी बार बार मुखर हो रहे थे, उसी थर्ड फ्रंट को उनके ही महागठबंधन के सहयोगियों ने नकार दिया है, उसे औचित्यहीन बता दिया है, गैर जरूरी बता दिया है। अब सवाल ये उठता है कि मांझी का क्या होगा स्टैंड। भारत नेपाल सीमा पर तनाव की स्थिति है। पूर्वी चंपारण में नेपाल ने आपत्ति जताते हुए बांध के पुनर्निर्माण कार्य को रुकवा दिया है। वहीं सीमा से सटे नेपाली गांव के ग्रामीणों ने नेपाल प्रहरी के सामने एसएसबी जवानों से बदसलूकी भी की। भारतीय सीमा क्षेत्र पर हक जता रहा नेपाल। बांध निर्माण कार्य को नेपाल ने रुकवाया। नेपाली नागरिकों की एसएसबी जवानों से बदसलूकी। हर कुछ जो है ना इसमें खराबी कर रहा है नेपाल। बॉर्डर को रोक दे रहा है, नहीं बांधने देंगे, बांध को नहीं बांधने देंगे, टूटे चाहे कुछ हो, लाठी फराठा सब लेके मार करने आता है। अब मारा भी है, एसएसबी को मारा भी है, घींच कर वहाँ। पूर्वी चंपारण में नेपाल से आने वाली ललबकेया नदी पर बनाए जा रहे बांध के पुनर्निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया है। नेपाल बांध के निर्माण स्थल को अपनी जमीन बताकर जबरन विवाद पैदा कर रहा है। इससे पहले भी नेपाल इस बांध के पुनर्निर्माण में अड़ंगा लगाता रहा है, लेकिन पहले नेपाल और भारत के अधिकारी मिल बैठकर मामला सुलझा लेते थे। लेकिन इस बार मामला सुलझाने के बजाय नेपाल सशस्त्र सीमा प्रहरी ने मामले को उलझाने में अहम भूमिका निभाई। मुझे ये लग रहा है कि नेपाल के ऊपर किसी न किसी का सह है, जिसके सह की बुनियाद पे ये इस तरह छेड़छाड़ कर रहा है भारत के साथ। अब किसका सह है ये तो जो ना खुलासा नहीं बोला जा सकता, लेकिन लोगों ने ये गुमान किया है कि चाइना वालों का सह है, जिसकी बुनियाद पे जो है छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल विवाद भारत नेपाल की सीमा को दर्शाने वाली पिलर संख्या 345/5 और 345/7 के बीच 500 मीटर की जमीन को लेकर नेपाल की आपत्ति के बाद जिला प्रशासन ने काम रुकवाने के साथ ही गृह मंत्रालय, राज्य सरकार और नेपाल में भारतीय दूतावास को पत्र लिखकर स्थिति की जानकारी दी है। तटबंध के निर्माण पर लगी रोक से पूर्वी चंपारण के बलुआ गुआवारी पंचायत के ग्रामीण बाढ़ की विभीषिका से डरे सहमे हैं। इसे लेकर यहाँ के ग्रामीणों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। बाढ़ से बहुत क्षति यहाँ होता है। यहाँ बांध टूटने पर कितने घर दह जाते हैं, कितने माल दह जाते हैं और यहाँ फसल बर्बाद हो जाते हैं। और अभी जो है इस बांध पर काम चल रहा था, इसमें नेपाल के प्रहरी, यहाँ के सीडीओ और जनता लोग एकजुट होकर के इस काम को रोका है। दोनों देशों के उच्च अधिकारियों को बैठकर मामले का समाधान निकालने की जरूरत है, ताकि बाढ़ की विभीषिका से पहले तटबंध का पुनर्निर्माण कार्य पूरा हो सके। साथ ही नेपाल के साथ जो बेटी रोटी का संबंध है, उसे बिगाड़ने के पीछे जो ताकत काम कर रही है, उसे भी करारा जवाब दें। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से संवाददाता मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट।
नेपाल सरकार ने अपने नागरिकता कानून में संशोधन किया है और संशोधन के साथ ही इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। नेपाल सरकार ने फैसला लिया है कि अब अगर कोई नेपाली लड़का भारतीय लड़की से शादी करता है तो भारतीय लड़की को शादी के 7 साल तक नेपाल की नागरिकता लेने के लिए इंतजार करना होगा। नेपाल सरकार के इस फैसले के बाद पूरे तराई के जो इलाके हैं वहां पर जगह जगह नेपाली सरकार और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो चुकी है और लोग कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर संशोधित नेपाल नागरिकता कानून को लेकर के अब विरोध मुखर होता हुआ खुद नागरिकों की तरफ से ही, क्योंकि बेटी रोटी का संबंध रखने वाले इस नेपाल के साथ अब हालिया दिनों में भारत और चीन के बढ़ते विवाद से इसे जोड़कर देखा जा रहा है और यही वजह है कि रिश्तों में खटास को लेकर के लोगों को साफ साफ ये समझ में आ रहा है कि आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।